हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी रॉयलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर हैं, तो उनका मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर हो चुके हैं और आप सभी लोगों की डिमांड भी थी। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि सर प्लीज़ मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दीजिए जो भी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और डिटेल सॉल्यूशन इनके क्या है और कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आंसर की डिस्कस करने के लिए हमने सोचा कि आपको यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। तो आज की क्लास के अंदर हम जो आपका सेकंड पेपर हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, उसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उनके सॉल्यूशंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम सारे यूट्यूब वीडियोस का लिंक वहाँ पे पेस्ट करते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और पोल के क्वेश्चंस भी वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और अगर आप लोगों के पास पेपर है एमजे पैरी रॉयलखंड यूनिवर्सिटी का तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने इस पेपर का लिंक है जो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहाँ पर जाकर के आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात की जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैचिंग का है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो टिक कर लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंस क्या होता है। अब कोई भी कांस्टेंट के है तो उसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, अब भाई वेरिएबल है एक्स होगा तो एक्स में ही तो हम यहाँ पर डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तभी तो उसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। लेकिन अगर एक्स है ही नहीं, यानी कि वेरिएबल आ ही नहीं रहा, केवल कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, तो उस केस में कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो डेल के अगर हम निकालेंगे तो के माइनस के इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सेकंड का, टिक कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, द शिफ्ट ऑपरेटर ई इक्वल टू, तो यहाँ पर रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ई और डेल के बीच में क्या होती है, तो ई इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है और डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, यहाँ पर टोटल n वेरिएबल्स दे रखे हैं, इनका एक सेट लिया है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है बेसिकली ये 2 पार्ट में डेफिनेशन है। एक तो यहाँ पर केवल ये पूछा जाएगा सेट ऑफ वेरिएबल्स जो सेटिस्फाई कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस आपकी दे रखी हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक सोल्यूशन देगा अगर कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया जाए कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो हो रहे हैं, यानी कि ऑल द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर आल्सो सेटिस्फाइड, तब उस केस में क्या हो जाएगा, इसी सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, फीजिबल सोल्यूशन बोलेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 में अभी पूछा गया, उसको रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज एंड डेफिनेटली देन सच सोल्यूशन इज। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस क्या हैं, आपके बुक के अंदर से ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ रखी है तो बुक में थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स हैं, कोरोलरी दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, आप लोगों ने बुक अच्छे से पढ़ी है तो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही आए थे। कुछ क्वेश्चंस PYQs भी थे जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज जो चलाई थी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसमें ऑलमोस्ट मैंने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं फिर से, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज जो मैंने चलाई है उसके अंदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, आपको टॉप 20 MCQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप उस प्लेलिस्ट में ऑपरेशन रिसर्च, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे वीडियोज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप इंडेफिनिटली इंक्रीज कर पा रहे हैं, डिक्रीज कर पा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप इंडेफिनेटली इन्फिनाइटली बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइटली घटा भी सकते हैं। इसका मतलब क्या, कोई इस पर बाउंडेशन ही नहीं है, यानी कि उसका जो सोल्यूशन है
सोल्यूशन में कोई बाउंडेशन ही नहीं, अगर बाउंडेशन होती तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की यूनिक वैल्यू आती या मैक्सिमम हमारे पास 2 वैल्यूज आती, ठीक है, सेम वैल्यूज हो जाती। अब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा, अब इंडेफिनेटली घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं, तो इस केस में सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉक कर लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ आप साइड में पढ़ते चलिए, ठीक है, और साथ ही साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी मैंने। अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स x1 x2 xn सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब देखें यहाँ पर फिर से वही बात बोल दी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, इन्होंने एक और लाइन ऐड कर दी है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो कर रहा है, तब इस केस में इसी सोल्यूशन को बोलते हैं फीजिबल सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए इलॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी वाले पूछना क्या चाह रहे हैं। हाउ मेनी मेथड, कितने मेथड हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं एलपीपी को बाय ग्राफिकल। अब भाई ग्राफिकल मेथड खुद एक मेथड है, अब उसको सॉल्व करने के कौन से मेथड हो सकते हैं, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन बना नहीं है, बट फिर भी ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं तोड़ मरोड़ के, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये है, आप जब बुक पढ़ेंगे थॉरली तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, आप एक्सेप्शन से कैसे कैसे आप फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से एलपीपी को। तो एक तो रिस्ट्रिक्शन आती है आपके पास एलपीपी विद अनबाउंडेड सोल्यूशन, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक आता है एलपीपी विद मल्टीपल सोल्यूशन, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। एक आता है एलपीपी विद नो सोल्यूशन। तो 3 कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशन के अलग अलग ग्राफिकल मेथड होते हैं ग्राफ प्रेजेंट करने के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो 3 आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, बट मैं यहाँ पर गेस कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन होना चाहिए और इसका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुँचते हैं, द वैल्यू ऑफ 1 + डेल 1 - नेवला। अब यहाँ पर 1 + डेल 1 - नेवला ये चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं द फाइनाइट कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। उसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस हैं, आप लोगों ने ये भी रिलेशन पढ़ा होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है, जिसका आंसर क्या है 1। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ डेल एम डेल एन एफ एक्स। तो यहाँ पर डेल एम डेल एन, डेल यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो m + n पावर हो जाएगी, तो डेल m + n f(x) हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ e½ + e - ½ अपॉन 2 इज, ठीक है। तो e½ + e - ½ इस अपॉन 2 इसको क्या लिख सकते हैं, fx + hy² - fx - hy² अपॉन 2। इसी को हम बोलते हैं एवरेज ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एवरेज ऑपरेटर, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। तो म्यू से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, द मिसिंग नंबर x फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4, fx यहाँ पर एंट्रीज की वैल्यू दे रखी है 580 556 520 x 384। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर इक्वली स्पेस दे रखे हैं, इक्वल इंटरवल दे रखा है। इस केस में मिसिंग टर्म टेक्निक आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। मिसिंग टर्म टेक्निक में आपको क्या करना होता है, सपोज दैट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 1 2 3 4, टोटल आपके पास 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास नॉन वैल्यूज़ कितनी हैं, ठीक है। नॉन वैल्यूज़ में एक तो 580 आ रहा है आपके पास, 556 आ रहा है, ठीक है, 520 आ रहा है, और ये x अननोन है, और ये 384 आ रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर नॉन वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 वैल्यू तुमको पता है, तो जितनी वैल्यूज़ पता है, ठीक है, उसी को हम क्या ले लेंगे, पावर में ले लेंगे डेल की, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल की पावर 4 fx इज इक्वल टू इसको ले लेंगे 0, ठीक है। ये हमारे पास तरीका होता करने का। डेल को क्या लिख सकते हैं, e - 1 लिख सकते हैं, e - 1 की पावर 4 f(x) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो e की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 4 e की पावर क्यूब प्लस 6 e² हो जाएगा माइनस 4 e हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये f(x) हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। fx को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा fx + 4 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारे पास fx + 3 हो जाएगा, प्लस 6 fx + 2 हो जाएगा, माइनस 4 fx
एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये f1 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, ये f3 हो जाएगा, ये f4 हो जाएगा, ये f5 हो जाएगा। तो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f5 माइनस 4 f4 हो जाएगा प्लस 6 f3 हो जाएगा माइनस का 4 f2 हो जाएगा प्लस 1। इनको सॉल्व कीजिए, सारी वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ से f4 की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑप्शन नंबर सी 465 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट टू कन्वर्ट द इक्वालिटीज इज कॉल्ड। तो इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है स्लैक वेरिएबल, और जब घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अ बेसिक वेरिएबल इज सेड टू बी डीजनरेट बेसिक सोल्यूशन इफ एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज। तो यहाँ पे बोल रहा है कम से कम एक बेसिक वेरिएबल कैसा होना चाहिए, जब 0 होगा तभी वो हमारे पास डीजनरेट बेसिक सोल्यूशन देगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिबल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वहाँ पर अगर हमको फिजिबल सोल्यूशन चाहिए तो सिंपल है, हमारे पास बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बी आई। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी सही है, सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बी आई, क्वेश्चन नंबर 14 बी। फिर चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, आउट ऑफ m प्लस n इक्वेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन m प्लस n माइनस 1 इक्वेशंस होंगी जो कि LI इक्वेशंस होंगी। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैं बता चुका हूँ, सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बी आई ये बैलेंस कंडीशन होती है, और सिग्मा ए आई नॉट इक्वल टू सिग्मा बी आई ये अनबैलेंस्ड कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल ठीक है, टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड इज आल्सो नोन एज। तब आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक के अंदर आपको ब्रैकेट में दे रखा होगा, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का नाम होता है ट्रिपल एम। ट्रिपल एम का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड आल्सो नोन एज। अब देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मिनिमा तो होगा नहीं। ठीक है, नॉर्थ कॉस्ट कॉर्नर मेथड ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर ए आता है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो वोगल्स वैम मेथड होता है जो हमारे पास, वैम मेथड में पेनाल्टीज को निकालते हैं। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड इज आल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, वैम मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, अ फिजिबल सोल्यूशन m बाई n ट्रांसपोर्टेशन इज सेड टू बी नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होते हैं, अगर m क्रॉस n की यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है तो m प्लस n माइनस 1 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम इफ। हमारे पास अनबैलेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सिग्मा ए आई नॉट इक्वल टू सिग्मा बी आई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द सोल्यूशन अंडर द टेस्ट विल बी ऑप्टिमल ऑफ ऑल द सेल इवोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन कब आता है, जब हमारे पास जितनी भी सेल इवोल्यूशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि सारी की सारी कैसी आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज 21 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो का अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।